हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो 9वीं कक्षा के नागरिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पाठ नंबर 3 चुनावी राजनीति। आज के भाग में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में चुनावी प्रक्रिया क्या है और साथ ही भारत में जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका पर भी बात करेंगे और साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में कौन कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो चुनाव है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलाते हुए भारत में जो चुनाव है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे करवा। जनता चुनाव का बेसब्री से इंतजार करती है। इसमें जनता ये देखने का प्रयास करती है कि सरकार ने उसके समक्ष जो जो वादे किए थे उनमें से कितने वादे सरकार ने पूरे किए और उस कसौटी पर कसकर वो सरकार के पक्ष और विपक्ष में निर्णय सुनाती है। भारत में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो दो स्तर पर चलती है। इसमें पहला जो है वो आम चुनाव और दूसरा उपचुनाव। आम चुनाव से अभिप्राय जब लोकसभा की पूरी सीटों अथवा राज्य विधानसभा की पूरी सीटों के एक साथ चुनाव होते हैं उसे आम चुनाव कहा जाता है। ये चुनाव 5 वर्ष की नियत अवधि के पश्चात ही होते हैं। इन चुनावों को आम चुनाव कहा जाता है। किंतु कई बार क्या होता है कि कोई एक या एक से अधिक सीटें भी किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारणवश रिक्त हो जाती है, तो अगर चुनाव आयोग उस सीट के लिए चुनाव करवाता है, ऐसी स्थिति में इस चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में पूरी सीटों के लिए चुनाव नहीं होते, केवल जो रिक्त हुई सीटें हैं उनके लिए ही चुनाव होते हैं और ये चुनाव भी उसी स्थिति में करवाए जाते हैं अगर आम चुनाव के लिए 6 माह से अधिक का समय रह गया हो। आज के विषय में सर्वप्रथम हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आम चुनाव की प्रक्रिया भारत में क्या है। भारत में आम चुनाव की जो प्रक्रिया है वो 8 चरणों से गुजरती है। आइए क्रम अनुसार इन चरणों को देखने का प्रयास करते हैं। इन चरणों में जो सबसे पहला है वो है चुनाव क्षेत्र का निर्धारण, नंबर 2 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, नंबर 3 मतदाता सूची का निर्माण, नंबर 4 नामांकन पत्रों का भरना, नंबर 5 चुनाव अभियान, नंबर 6 मतदान, नंबर 7 मतगणना और नंबर 8 चुनाव के निष्कर्ष की घोषणा अथवा रिजल्ट को अनाउंस करना। इन 8 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। तो आइए क्रमानुसार एक एक चरण पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया का जो सबसे पहला चरण होता है वह है चुनाव क्षेत्र का निर्धारण। चुनाव क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे अगर आम बोलचाल में कहा जाए तो सीट इसे कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोकसभा की सीट या राज्य विधानसभा की सीट। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लोकसभा में 543 लोकसभा की सीटें हैं और राज्य विधानसभा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 68 राज्य विधानसभा की सीटें हैं। कहने का अभिप्राय ये कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पूरे भारतवर्ष को 543 लोकसभा सीटों में बांट दिया जाता है या निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और जब राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो अगर हिमाचल की बात करें तो पूरे हिमाचल को 68 राज्य विधानसभा सीटों में या निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जहां पर से एक सदस्य का चुनाव होना होता है। संसद के लिए चुने जाने वाले सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद सदस्य या सांसद भी कहा जाता है, जबकि राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्य को एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक भी कहा जाता है। इन निर्वाचन क्षेत्रों का एक सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये कि यहाँ पर पड़ने वाले हर एक वोट का मूल्य सब जगह समान माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर हिमाचल की अगर एक राज्य विधानसभा की सीट की हम बात करें, उदाहरण के लिए हम रामपुर की बात करें, तो वहाँ पर एक वोट का जितना मूल्य होगा वो शिमला के किसी अन्य विधानसभा सीट में पड़ने वाले वोट के बराबर ही होगा। मतलब एक व्यक्ति एक वोट, इस सिद्धांत पर ये काम करता है। कुछ इस तरह की स्थिति पंचायत या स्थानीय चुनावों में भी देखने को मिलती है। पंचायत चुनावों में भी जो पंचायत है उसे वार्ड में बांटा जाता है। वार्ड को पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जहां पर से एक पंचायत का सदस्य चुना जाना होता है। चुनाव प्रक्रिया का जो अगला कारक है वो है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। आरक्षित चुनाव क्षेत्रों से अभिप्राय ये कि कुछ एक चुनाव क्षेत्रों को, कुछ एक निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया जाता है ऐसे वर्गों के लिए जिन्हें की पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। साथ ही इन जातियों का वर्षों से शोषण और
इन्हें प्रतिनिधित्व ना मिलने की वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने इनके उत्थान के लिए भी ये विशेष व्यवस्था की, ताकि इनकी आवाज़ को सरकार में उठाया जाए। ऐसी स्थिति में पूरे निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों को इनकी संख्या के अनुपात में आरक्षित रखा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की संसद में 543 जो सीटें हैं उनमें से अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित रखी गई हैं, और साथ ही जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए 47 सीटों को आरक्षित रखा गया है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में राज्य विधानसभा में 68 सीटों में 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखी गई है, ताकि इन वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ऐसी व्यवस्था पंचायत चुनावों में भी होती है, जिसे कि रोस्टर जारी करना कहा जाता है। पंचायत चुनावों में ऐसी व्यवस्था लगातार नहीं रहती, इस रोस्टर को प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात इसमें परिवर्तन किया जाता है, और ये परिवर्तन जो राज्य का चुनाव आयोग होता है, जो कि पंचायत चुनाव करवाता है, वो इसको देखता है। चुनाव प्रक्रिया का जो अगला कारक है वो है मतदाता सूची का निर्माण। मतदाता सूची से अभिप्राय ऐसी सूची जिसमें एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में वोट दे सकने वाले नागरिकों का ब्यौरा होता है। अर्थात वोट कौन दे सकता है, किस नागरिक को ये अधिकार है कि वो अमुक निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने योग्य है, उसका पता जिस सूची से लगता है उसे निर्वाचन सूची या मतदाता सूची उसे कहा जाता है। भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक वोट दे सकता है। उससे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या किसी स्थान, भाषा के भेदभाव के आधार पर इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा पता करने में जो सूची सहायक होती है उसे मतदाता सूची कहा जाता है। 18 वर्ष की सूची का प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात नवीनीकरण किया जाता है, और ये लगभग उस वर्ष की 1 जनवरी तक अद्यतन मानी जाती है। उदाहरण के लिए अगर इस वर्ष मार्च में चुनाव होने हैं तो 1 जनवरी तक जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका होता है उसका नाम इस मतदाता सूची में अंकित किया जाता है। साथ ही मतदाता सूची में जिस नागरिक का नाम अंकित होता है उसे भारतीय जो निर्वाचन आयोग है वो एक फोटो युक्त पहचान पत्र, जिसे वोटर आईडी कार्ड या फोटो पहचान पत्र कहा जाता है, वो जारी करता है। यद्यपि इसका होना वोट देने के लिए अनिवार्य नहीं माना गया है। व्यक्ति के पास अगर फोटो पहचान पत्र नहीं है तो इसके स्थान पर आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई फोटो युक्त अन्य पहचान पत्र जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग मान्य करता हो, ऐसा आईडी प्रूफ दिखाकर वोट देने के लिए वो प्राधिकृत किया। निर्वाचन प्रक्रिया का जो अगला कारक है वो है नामांकन करना। नामांकन करने से अभिप्राय कि कोई उम्मीदवार जो चुनाव में खड़ा होना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, वो अपना नाम प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। चुनाव में वोट देने के लिए जो आयु रखी गई है वह 18 वर्ष रखी गई है, किंतु चुनाव लड़ने के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो 25 वर्ष न्यूनतम रखी गई है। अर्थात 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए योग्य माना गया है। चुनाव को पार्टी आधार पर भी लड़ा जा सकता है, जिसे कि पार्टी का टिकट देना कहा जाता है, अथवा अगर ऐसा व्यक्ति जिसे पार्टी का टिकट नहीं मिला हो वो निर्दलीय रूप से भी उम्मीदवारी अपनी दर्ज करवा सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग प्रत्येक उम्मीदवार को एक विशेष चिन्ह उन्हें मुहैया करवाता है। पार्टी का तो चिन्ह निर्धारित होता है, किंतु जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है उसे एक विशेष चिन्ह अलग से दिया जाता है। इन चिन्हों को देते समय निर्वाचन आयोग ये ध्यान रखता है कि कोई चिन्ह ऐसा ना दिया जाए जो किसी की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हो या किसी के इमोशनल सेंटिमेंट्स को किसी प्रकार से प्रभावित करता हो। ऐसा कोई भी निर्वाचन चिन्ह उन्हें नहीं दिया जाता। साथ ही निर्वाचन के लिए उम्मीदवारी दर्ज करवाने वाले व्यक्ति को एक घोषणा पत्र देना पड़ता है, जिसमें उसे अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा, अपने और अपने पूरे परिवार की संपत्ति का ब्यौरा और साथ ही अपनी शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा भी देना पड़ता है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि क्यों ना राजनीति में भी एक शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित किया जाए। यद्यपि इस बारे में कई तरह के विचार और कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने इस विषय में उन्होंने ऐसा कोई भी मापदंड नहीं रखा कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता रखी जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति
अगर मान लीजिए उसे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, वो डिग्री या कोई एक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं कर पाया, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उसमें अनुभव और योग्यता की कमी है। राजनीति में और जो राजनीति से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, इनको चलाने के लिए शैक्षणिक योग्यता कोई आधार नहीं माना जा सकता, इसलिए शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण इसमें नहीं रखा गया है। अगला है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान चुनाव का सबसे रोचक और सबसे महत्वपूर्ण अभियान होता है। चुनाव अभियान में प्रत्येक उम्मीदवार जनता के सामने अपनी जो घोषणाएं हैं उनको दर्ज करवाता है और ये जनता को बताता है कि यदि उसका चुनाव हो जाता है तो वो जनता के लिए क्या क्या कार्य करेगा। चुनाव अभियान में जो उम्मीदवार है वो कई तरह की रैलियां करता है, कई तरह के प्रचार अभियान चलाता है, कई तरह की वो विज्ञापन या बैनर्स इत्यादि लगाता है। साथ ही इसमें एक आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन उन्हें करना पड़ता है। इस आदर्श आचार संहिता में प्रत्येक उम्मीदवार को कुछ एक कार्य हैं जो वो नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए कोई भी उम्मीदवार धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकता, कोई नई घोषणा या कोई नया शिलान्यास नहीं किया जा सकता, सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक उम्मीदवार को सीमित मात्रा में खर्च करना पड़ता है और जो आदर्श आचार संहिता के अन्य मापदंड है उनको पूरा करना पड़ता है। खर्च की अगर बात की जाए तो भारत में चुनाव लड़ना बहुत ही खर्च का काम माना जाता है। इसके लिए जो चुनाव आयोग ने खर्च निर्धारित किया है वो संसद के लिए 54 से लेकर 70 लाख रुपए तक का और राज्य विधानसभाओं में 20 से लेकर 28 लाख तक का जो खर्च है वो एक उम्मीदवार कर सकता है। ये मापदंड भारतीय चुनाव आयोग ने निर्धारित किए हैं। चुनाव अभियान के कुछ एक अन्य तरीके जो महत्वपूर्ण रूप से प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपनाए जाते हैं वो ये हैं। नंबर 1 रैलियां, नंबर 2 पत्र पत्रिकाएं, नंबर 3 फ्लैग कार्ड व पोस्टर, नंबर 4 झंडे व बैनर, नंबर 5 वाहनों द्वारा प्रचार। प्रत्येक उम्मीदवार रैलियां निकालता है, वो जनता के बीच में जाकर अपनी चुनावी सभाओं में जनता को अपने अपने घोषणाएं और अपने चुनावी वायदों के बारे में बताता है। नंबर 2 पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों में या स्थानीय स्तर पर निकलने वाले जो पत्रिकाएं होती हैं उसमें उम्मीदवार और पार्टियां अपने अपने जो वायदे हैं उनके बारे में जनता को जागरूक करवाती है। नंबर 3 फ्लैग कार्ड व पोस्टर, छोटे छोटे फ्लैग कार्ड और पोस्टर के द्वारा उन्हें जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर लगाकर जनता को इसके बारे में जागरूक करने का कार्य किया जाता है। अगला है झंडे व बैनर। प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्धारित झंडे और बैनर के द्वारा जनता को ये बताने का प्रयास करता है कि उसकी घोषणाएं क्या है और जनता अगर उसका साथ देती है तो वो जनता के लिए किस किस तरह के कार्य को करने वाला है। अंतिम जो है वो वाहनों द्वारा प्रचार। वाहनों द्वारा प्रचार से अभिप्राय जो उम्मीदवार हैं वो वाहनों के द्वारा अपनी घोषणाओं के विषय में जनता को जागरूक करवाते हैं। नंबर 6 है जो कि चुनाव का एक महापर्व माना जाता है, वो है मतदान। मतदान के दिन से 24 घंटे पहले तक जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरह से थम जाता है। किसी भी तरह का जो चुनाव प्रचार है, कोई रैलियां या किसी तरह की जो जुलूस है वो नहीं निकाले जा सकते। चुनाव के दिन में जो एक निर्धारित क्षेत्र है, निर्धारित स्थान है जिसे मतदाता केंद्र कहा जाता है या मतदान केंद्र कहा जाता है, वहां पर पूरी व्यवस्था कर ली जाती है और वहां पर प्रत्येक व्यक्ति जो जिसका मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है वो वहां पे जाता है, अपना आधार कार्ड या अपना पहचान पत्र वहां पे दिखाता है और जो उसकी पसंद का उम्मीदवार होता है उसे वोट देता है। कोई व्यक्ति बार बार नागरिक 2 बार वोट ना दे पाए, इसके लिए चुनाव आयोग की जो टीम है वो नागरिक की उंगली पर एक स्याही का निशान लगाती है। ये स्याही सूख कर ना मिटने वाली एक छाप उसकी उंगली पर लगा देती है जिससे कि उसकी पहचान आसानी से की जा सके। चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या जिसे ईवीएम कहा जाता है उनसे किए जाते हैं। यद्यपि यह व्यवस्था अभी राज्य विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव हैं उनके लिए है। पंचायत स्तर के चुनावों में इसका उपयोग अभी नहीं किया जाता। अभी भी पंचायत चुनाव कागजों पर किए जाते। मतदान के पश्चात जो अगला चरण है वो है मतगणना। मतगणना के दिन जो सभी स्थानों की जो जितने भी वोटिंग बूथ्स जो होते हैं, पोलिंग बूथ्स जो होते हैं, वहां से एकत्रित की गई ईवीएम को इकट्ठा एक स्थान पर किया जाता है जहां पर कि वोटों की गिनती होनी होती है। वहां पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स जो डाक द्वारा भेजी गई जो वोटिंग होती है उसकी गणना पहले की जाती है। ये जो वोटिंग होती है, जो अधिकारी
किसी कारणवश अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर वोट नहीं दे पाए हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग ये सुविधा देता है कि वो डाक द्वारा अपने वोट को अंकित कर पाए। सबसे पहले इनकी गणना होती है और उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गणना होती है। चुनाव प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वो है चुनाव के निष्कर्ष की घोषणा या रिजल्ट की अनाउंसमेंट करना। कौन से उम्मीदवार ने सर्वाधिक मात्रा में वोट प्राप्त किए हैं और कितने मार्जिन से उसने जीत प्राप्त की है, ये घोषणा का इंतजार सभी नागरिकों को जिन्होंने की वोट दिए हैं उन्हें रहता है। और साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार भी ये जानने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करता है। जैसे ही मतगणना पूरी हो जाती है, कुछ ही घंटों के अंदर प्रत्येक वोटिंग के जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से वोटिंग के जो रिजल्ट्स हैं उनका आना शुरू हो जाता है। पिछले भारत में चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था माना जाता है। यद्यपि कई बार चुनावों में छुटपुट हिंसा की या किसी तरह के वोटिंग में जो गड़बड़ी की घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, किंतु ये इतने बड़े स्तर पर नहीं होती कि पूरे के पूरे चुनाव को अवैध या किसी तरह से घातक करार दिया जाए। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष मानने के पीछे जो तर्क हैं वो ये हैं। नंबर 1, चुनावी अधिसूचना से लेकर चुनाव के नतीजों तक पूरी कार्यवाही चुनाव आयोग की नज़र में रहती है। चुनाव आयोग पूरी की पूरी गतिविधियों पर नज़र रखता है और सारे के सारे जो अधिकारी हैं वो चुनाव आयोग के अधिकारियों के रूप में ही कार्य करते हैं। नंबर 2, और दूसरा है आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करवाना। चुनाव आयोग के पास शक्ति है कि वो आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करवाए। यदि कोई अधिकारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने में गड़बड़ी करता हुआ पाया जाता है या कोई उम्मीदवार इस तरह की कोई घटना को अंजाम देता है जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध हो, तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन भी ले सकता है। अगला है सरकार को आदेश देना। चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति है कि वो सरकार को निर्देश दे सकता है कि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ हो रही है, उसके संबंध में सरकार तुरंत कार्यवाही। अगला है कार्यकर्ता सरकार के नहीं अपितु चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं। चुनाव आयोग की टीम के रूप में काम करने वाले अधिकारी चाहे किसी भी सरकार के कार्यकर्ता हो या सरकार के मुलाजिम हो, वे चुनाव के समय में चुनाव आयोग के ही कार्यकर्ता होते हैं। उन्हें अंतिम आदेश चुनाव आयोग के ही मान्य रखने पड़ते हैं। और अंत है गड़बड़ी होने पर फिर से चुनाव करवाना। चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति है कि अगर उसे ये पता चलता है कि किसी चुनाव में किसी प्रकार की धांधली हुई है या किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, तो वो उस चुनाव को रद्द करवाकर फिर से चुनाव का आदेश दे सकती है। पिछले कई वर्षों में कई चुनावों में इस तरह की घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो कि सरकारी दबाव से बाहर कार्य करती है। इसके पश्चात हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि यद्यपि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, किंतु फिर भी चुनाव आयोग के सामने प्रत्येक चुनाव को करवाने में कुछ ना कुछ चुनौतियां मौजूद रहती हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो चुनाव आयोग के मार्ग में रहती हैं। इन चुनौतियों में जो सबसे पहली है वो है धन का दुरुपयोग। नंबर 2, आपराधिक पृष्ठभूमि। नंबर 3, परिवारवाद। नंबर 4, विकल्पों की अनुपयोगिता। नंबर 5, छोटे दलों की समस्याएं। नंबर 1, धन का दुरुपयोग। प्रत्येक चुनाव में जो अधिक पैसे वाले जो उम्मीदवार हैं वे धन का दुरुपयोग करते हैं। ये बहुत समय से और लगभग प्रत्येक चुनाव में देखने को मिलता है। हर एक चुनाव में जो पैसे वाले उम्मीदवार होते हैं वो गरीब और जो निर्धन उम्मीदवार हैं उनको पैसे के बल पर अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इससे चुनाव की जो निष्पक्षता है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। 2 है आपराधिक पृष्ठभूमि। कई बार जो उम्मीदवार चुने जाते हैं वे गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत से आए होते हैं। भारत की संसद में और अधिकतर राज्य विधानसभाओं के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें कि ऐसे कई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का चुनाव हुआ है। ये चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आते हैं। नंबर 3, परिवारवाद। प्रत्येक चुनाव में या प्रत्येक राज्य में कुछ एक पार्टियां या कुछ एक दल ऐसे हैं जहां पर परिवारवाद हावी हो जाता है और ऐसे दलों में योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को जो चुनाव के टिकट हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। इससे योग्य उम्मीदवार आगे नहीं आ पाता
और राजनीति में जो आवश्यकता रहती है एक अच्छे नेता की, वो चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती बन जाती है। नंबर अगला है विकल्पों की अनुपयोगिता। ऐसे विकल्प होते हैं कि जनता ये निर्णय नहीं कर पाती कि किसे चुना जाए। अधिकतर जो उम्मीदवार राजनीति में जाते हैं वे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनका की कोई ना कोई आपराधिक पृष्ठभूमि रहती है और जनता इन्हें चुनने के लिए किसी न किसी को चूज करने के लिए विवश हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो विकल्प हैं इनकी अनुपयोगिता सामने आ जाती है, जो कि चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। और अंतिम है छोटे दलों की समस्याएं। बड़े और राष्ट्रीय दलों को फंड्स या पैसे की या किसी प्रकार के विवाद का सामना करने के लिए कोई मुश्किल नहीं आती। अधिकतर जो समस्याएं होती है वो क्षेत्रीय और जो छोटे दल हैं उनके सामने आती हैं। उन्हें अपने चुनाव को लड़ने से लेकर चुनाव के बाद की स्थितियों के लिए भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये भी चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव आयोग इन चुनौतियों से निपटने में, इन छोटे दलों की समस्याओं को अगर समाधान नहीं कर पाता तो वह जनता की जो वास्तविक आवाज़ है उसे आगे लाने में असमर्थ रहता है। तो आज के पाठ में हमने ये देखने का प्रयास किया कि भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है वो किन चरणों से होकर गुजरती है और जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है उसमें उसको करवाने में भारतीय निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है, और साथ ही निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने में निर्वाचन आयोग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है, इस विषय के बारे में आज हमने जाना। साथ ही हमने भारत में जो चुनाव अभियान है उसमें कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं उनके विषय में बात की। तो आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।